तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डिटरमाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे हमारे कुछ रिलेशन डिफाइन करने हैं और हमें देखना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होंगे या फिर नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। पार्ट 1 क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन दी सेट ए। इसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 13 14, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें पहले इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या करते हैं, ए कॉमा ए जो है वो आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें, जैसे चूंकि यहाँ पे ए में क्या है, हमारे 1 2 3 13 14 इस तरह के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे 1 भी है ए में। तो हमें चेक करना है कि 1 कॉमा 1 आर में है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें रख के देखेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा तो यहाँ पे ये एलिमेंट हमारा आर में हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पर हम 1 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आया हमारा 2, 0 तो आया नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कॉमा 1 जो है वो आर में नहीं होगा। और जब 1 कॉमा 1 आर में नहीं होगा तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि अगर x कॉमा वाई आर में है तो फिर y कॉमा एक्स को भी आर में होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हमारा आर सिमेट्रिक होगा। अब यहां पे अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, यहां पे 2 कॉमा 6 ये हमारा आर में होगा, चेक कर लेते हैं। 2 कॉमा 3 माइनस 6 ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमा 6 आर में है, लेकिन अगर हम 6 कॉमा 2 को चेक करें तो यहाँ पे 6 कॉमा 2 के लिए x की जगह पर हम लोग 6 रख लेते हैं, y की जगह पर 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को देख लेते हैं, तो ये आएगा 3 इंटू 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 18 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 16। और 16 हमारा 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 कॉमा 2 आर में नहीं होगा। तो आर जो है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आती है हमारी लास्ट कंडीशन, ट्रांजिटिव वाली। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू आर, देन x कॉमा z बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब अगर हम एक चीज देखें यहां पे, अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एक साथ आर में हैं, अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों एलिमेंट एक साथ अगर आर में है तब हम इसको चेक करेंगे। अगर इसमें ये एलिमेंट है ये एलिमेंट नहीं है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि x कॉमा वाई भी आर में है और y कॉमा जेड भी आर में है। तो अगर x कॉमा वाई आर में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, y कॉमा जेड आर में है तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो दोनों के लिए कंडीशन लिख लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन को होल्ड कराने के लिए हमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल चाहिए, x और z, यानी हमें इनमें से y को गायब कर देना है। तो यहाँ पे हम y को गायब कर देते हैं। तो कैसे गायब करेंगे, यहां से y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3, ये वाला y की जगह पर हमारा आ जाएगा 3x माइनस और ये z। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 3 3 जा 9x माइनस जेड इज इक्वल टू यहां पे ये 0। अब यहां पे ये चीज जो आई है ये हमारी इस तरह की तो दिख नहीं रही, क्योंकि यहां पे 3 है यहां पे 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा जेड जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
तो यहाँ पे पहला वाला जो रिलेशन है ये तो ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब आते हैं दूसरे वाले में। ये क्या दे रखा है, आर इज रिलेशन आर इन दी सेट नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। तो पहले इसका हम रिलेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आर दे रखा है वो हमारा किस तरह से दे रखा है, सेकेंड वाले के लिए आर जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, तो ये कंडीशन दे रखी है और एक ये दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे देखो x जो है वो लेस देन 4 है, इसका मतलब x के पास कितनी चॉइस है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पर 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 यानी 6। x की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 7, 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 8। तो ये हमारा पूरा रिलेशन मिल गया इस तरह से। अब इसको हम देख देख के भी चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो 1 कॉमा 1 तो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन 1 कॉमा 1 आर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 कॉमा 6 है, 2 कॉमा 7 है, 3 कॉमा 8 है। 1 कॉमा 1 नहीं है, 2 कॉमा 2 नहीं है, 3 कॉमा 3 नहीं है, इस तरह के कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर 1 कॉमा 6 इसमें है तो 6 कॉमा 1 को भी होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 कॉमा 6 है पर 6 कॉमा 1 नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू आर, देन x कॉमा z बिलोंग्स टू r। अब यहां पे ये दो कंडीशन अगर होल्ड करेंगे तब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, लेकिन अगर हम यहां पे ये दो कंडीशन होल्ड नहीं करेंगे तो हम इस कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। जैसे यहां पे अगर x कॉमा वाई आर में है, y कॉमा z के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो हम x कॉमा z के बारे में बात नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 1 कॉमा 6 है, लेकिन 6 कॉमा टाइप के कोई भी एलिमेंट नहीं है। 2 कॉमा 7 है, लेकिन 7 कॉमा z टाइप के कोई एलिमेंट नहीं है। 3 कॉमा 8 है, लेकिन 8 कॉमा 3 टाइप के कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहां पे ये वाली कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम इस कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बोल देते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है। तो यहां पे ये जो सेकंड वाला है ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला हमारा क्या दे रखा है, ए हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और आर दे रखा है x कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई x। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है। अच्छा, एक चीज ये है कि हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। 2 डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 1 जा 2, 3 डिविजिबल बाई 3 से, 4 से डिविजिबल होगा, 4 1 जा 4। तो इसका मतलब हर एक नंबर जो है वो खुद से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा ए टाइप के एलिमेंट R में हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर y x से डिविजिबल है तो x को y से डिविजिबल होना चाहिए, यानी अगर x कॉमा वाई R में है तो y कॉमा x को भी R में होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें, जैसे 6 है, 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 2,6 भी R में होगा, लेकिन 6,2 R में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, और अगर 6,2 R में नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर x, y R में है और y, z R में है तो x, z को भी R में होना पड़ेगा।
तो इसको तो हम एग्जांपल से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे 6 है, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 हमारा 1 से डिविजिबल है, तो 6 हमारा 1 से भी डिविजिबल है। यानी कि हमारा जो है वो 3 1 से डिविजिबल है और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 1,3 आर में होगा, 3,6 भी आर में होगा। 6 हमारा 1 से भी डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब 1,6 भी आर में होगा। तो ये इंप्लाई करेगा आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड वाला हमारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। उसके बाद में आते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि ए कॉमा ए जो है वो आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो a माइनस ए ये क्या आएगा, 0। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और 0 हमारा क्या है, इंटीजर है। तो जब ये हमारा एक इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा ए जो है वो r में बिलोंग करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करो हमेशा 0 आएगा। और 0 हमारा इंटीजर है तो इसका मतलब a कॉमा ए जो है वो r में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री के लिए क्या होता है, अच्छा नंबर के बारे में हम जानते हैं कि अगर 2 है, ये हमारा एक इंटीजर है, तो -2 भी इंटीजर होगा। इसी तरह से अगर -2 है तो 2 इंटीजर होगा। यानी प्लस माइनस के मल्टीप्लीकेशन से इंटीजर हमेशा इंटीजर ही रहता है। तो यहां पे देखो, अब यहाँ पे x माइनस हम मान लेते हैं कि x कॉमा वाई आर में है, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x कॉमा वाई आर में है तो x माइनस वाई इंटीजर होगा। x माइनस वाई इंटीजर है तो माइनस का x माइनस वाई भी इंटीजर होगा। जैसे ये हमने देखा कि अगर 2 इंटीजर है तो -2 इंटीजर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो ये आएगा y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y कॉमा एक्स जो है वो r में आ जाएगा। x कॉमा वाई आर में है, हमने प्रूफ कर दिया। y कॉमा एक्स आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले इंटीजर्स के बारे में हम जानते हैं कि अगर 2 इंटीजर हैं, जैसे 2 है -3 है, तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये भी इंटीजर ही रहेगा। क्या आएगा, 5। तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो इसका मतलब इंटीजर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो हमेशा इंटीजर रहते हैं। तो यहां पे देखो, नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी हम मान लेते हैं x कॉमा वाई आर में है एंड y कॉमा जेड ये भी आर में। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि x कॉमा जेड आर में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर x कॉमा वाई आर में है तो इसका मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y कॉमा जेड आर में, तो इसका मतलब y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो ये दोनों इंटीजर हैं। अब ये अगर इंटीजर हैं तो इनका सम भी इंटीजर होगा। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब यहां पे x माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो अब अगर x माइनस जेड इंटीजर है तो ये इंप्लाई करेगा x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। x कॉमा जेड जो है वो r में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। ये हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक जो सेट है वो हमारा ह्यूमन बीइंग का दे रखा है। इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे ये रिलेशन दिए गए हैं। तो इसमें पहला वाला पार्ट क्या दे रखा है, r is equals to x comma y such that x and y works at the same place।
तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो है कहीं अगर काम कर रहा है तो वो खुद के साथ भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, क्योंकि x कॉमा एक्स हमेशा r में होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर x y के साथ काम कर रहा है तो y x के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर x y के साथ काम कर रहा है, y z के साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब तीनों एक जगह पर हैं, तो इसका मतलब x जो है वो z के साथ भी काम कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो यहाँ पे दो ह्यूमन जो है वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि हर इंसान खुद के साथ रहता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर x y के साथ रह रहा है तो y भी तो x के साथ रह रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर x y के साथ रह रहा है, y किसी z के साथ रह रहा है, तो इसका मतलब x जो है वो z के साथ भी रह रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सी वाला देखो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब यहां पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं, तो अगर हम यहाँ पे x कर दें, यहाँ पे भी x कर दें, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो कोई भी इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई इससे जो है वो 7 सेंटीमीटर अगर ये बड़ा है तो ये इससे छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको अगर हम लोग उसमें लिखना चाहें लीनियर इक्वेशन में, तो कैसे लिखेंगे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y जो आएगा वो आएगा x माइनस 7। इसका मतलब अगर x हमारा x कॉमा वाई r में है तो y कॉमा x r में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हमारा ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ये जो है ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये इससे 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। डी वाला देख लेते हैं, ये क्या दे रखा है, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो यहां पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर x जो है वाइफ है y की, तो y जो है वो x का हस्बैंड होगा, वाइफ तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x कॉमा वाई r में है एंड y कॉमा z r में है, तो x कॉमा z को r में होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव की यही कंडीशन है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें कि x जो है वाइफ है y की, तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे x अगर वाइफ है y की, तो y तो आदमी हो गया मैन, और मैन किसी की वाइफ तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये एलिमेंट अगर हमें मिल रहा है तो ये कभी नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, और जब चेक करने की जरूरत नहीं तो ये ऑब्वियसली ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब डी वाला जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ई वाला देखो क्या दे रखा है, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो यहां पे कोई भी इंसान खुद का फादर नहीं हो सकता, ठीक है। रिलेशन में जो है वो खुद के साथ सिर्फ ब्रदर का रिलेशन होता है और सिस्टर का रिलेशन होता है, तो यहाँ पे कोई भी इंसान खुद का फादर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x जो है वो फादर है y का, तो y जो है वो x का सन होगा, ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x जो है y का फादर है, अगर x y का फादर है, y z का फादर है, तो यहाँ पे x z का क्या हुआ, यहाँ पे x z का z जो है वो x का दादा हुआ, ठीक है, यानी x जो है वो z का पोता हुआ, तो फादर तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा आखिरी पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन दे रखा है वो रियल नंबर्स पे दे रखा है और हमें दिखाना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए को आर में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है रियल नंबर, यानी ए जो दे रखा है वो रियल नंबर दे रखा है। तो अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 हमारा एक रियल नंबर है जो कि हमारा आर में बिलोंग करेगा। अब अगर हम इस जो है 1,2 1,2 इसको अगर हमें आर में दिखाना है तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 1/2 विच इज लेस देन इक्वल टू 1/4, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 जो है वो ग्रेटर होता है 1/4 से, लेकिन ये जो कंडीशन दे रखी है इससे हमें क्या मिला, ये मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,2, 1,2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो ये इंप्लाई करेगा बी कॉमा ए भी आर में है, ये चीज होती है। अब यहां पे अगर हम देखें तो 1,2 हम मान लेते हैं कि ये आर में है, और अगर आर में हमें चेक करना है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, यानी यहां पर हम देख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 1,2 आर में है, लेकिन अगर हम 2,1 को देखें तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पे जो 2 है वो है ए और बी है 1, 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा 2 जो है वो ग्रेटर होता है 1 से। इसका मतलब 2,1 जो है वो आर में नहीं होगा, ये इंप्लाई करेगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी अगर आर में है एंड बी कॉमा सी अगर आर में है तो ये इंप्लाई करना चाहिए ए कॉमा सी भी आर में है। अगर ये दोनों चीजें हैं आर में तब हम इसको चेक करेंगे। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी भी आर में है। तो ए कॉमा बी जब आर में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे देखो ये क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। बी कॉमा सी आर में है तो ये आ जाएगा बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं b की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट करूं तो ये आएगा a इज लेस देन इक्वल टू b की जगह पर हमारा आ जाएगा c स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू c की पावर 4, विच इंप्लाइज दैट a इज लेस देन इक्वल टू c की पावर 4। अब यहां पे कंडीशन होती है ये, यानी a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए। यहां पे जो हमारा आया है वो आया है a इज लेस देन इक्वल टू c की पावर 4, जो कि यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पे अगर c स्क्वायर आता तब हमारा a कॉमा सी आर में जाता, लेकिन a जो है वो लेस देन इक्वल टू आया है c की पावर 4। दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू r। तो यहां से पता चला कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि R ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r इज इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये इस सेट पे डिफाइन किया गया है और हमें इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है आर ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, इस तरह से दे रखा है। यहां पे जो बी है वो ए से वन ज्यादा है, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां से देखो ये वन से स्टार्ट होगा, ए की वैल्यू अगर हम वन रखें तो बी हमें क्या मिलेगा, वन प्लस वन यानी टू। ए की वैल्यू अगर हम टू रखें तो बी क्या मिलेगा, टू प्लस वन यानी थ्री। अगर हम ए की वैल्यू थ्री रखें तो ये मिलेगा फोर, फोर रखें तो फाइव, फाइव रखें तो सिक्स। सिक्स हम रख नहीं सकते ए की वैल्यू, क्योंकि अगर हमने सिक्स ए की वैल्यू रखी तो बी हो जाएगा हमारा सेवन, और सेवन हमारा इसमें है नहीं, तो यहां पे इतने ही एलिमेंट होंगे। अब यहां पे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हमारा कोई भी सेट होगा जिसपे आर हमारा डिफाइन है। ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए को आर में होना चाहिए, यानी अगर एक भी एलिमेंट के लिए ये फेल कर जाए ना तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये वन है ना, लेकिन इसमें वन कॉमा वन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वन कॉमा वन के लिए फेल कर गया, तो ये इंप्लाई करेगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हमारा आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए यहां पे देखो वन कॉमा टू, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो ये इंप्लाई करेगा बी कॉमा ए भी आर में हो। अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा ए भी आर में है तो आर सिमेट्रिक है। अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा ए आर में नहीं है तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो वन कॉमा टू आर में है, इस तरह से लिख रहेंगे वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, बट टू कॉमा वन डजेंट बिलोंग्स टू आर। टू कॉमा वन आर में नहीं है, तो इसका मतलब यह इंप्लाई करेगा आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी अगर आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है, देन ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब यहां पे देखो वन कॉमा टू आर में है एंड टू कॉमा थ्री भी आर में है, लेकिन यहां पे वन कॉमा थ्री नहीं दिख रहा है। देखो कहीं पे दिख रहा है, यहां पे अगर हम इसको और इसको हटा दें तो ये वन और थ्री अगर ये आर में हो जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन ये आर में नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहां पे कह रहा है कि ये जो रिलेशन हमने रियल नंबर पे डिफाइन किया है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। यहां पे एक सिंबल दे रखा है ये वाला, इसको हम लोग पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल, या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। अब यहां पे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जिस सेट पे अगर हमारा रिलेशन डिफाइन है उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। तो यहां पे देखो अगर हम ले लेते हैं ए कोई भी एलिमेंट रियल नंबर आर में, तो यहां पे ए जो है वो लेस देन और इक्वल होगा ए से, क्योंकि यहां पे अगर ये लेस देन नहीं है तो इक्वल तो होता है, हर एक नंबर अपने आप के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए जो है वो आर में बिलोंग करेगा फॉर एनी, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे ये आर रिफ्लेक्सिव हो गया।
ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों आर में हों, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फिर हमारा ए कॉमा सी भी आर में हो तो हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव। अब यहां पे देखो हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, आर के ऊपर हमारी कंडीशन ये दे रखी है, तो ये हो जाएगा ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ये हो जाएगा बी लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां पे ए लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल टू सी है, ये इंप्लाई करेगा ए लेस देन इक्वल टू बी, बी जो है वो लेस देन इक्वल है सी के, ये इंप्लाई करेगा ए लेस देन इक्वल टू सी। अब ए लेस देन इक्वल टू सी है यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दो नंबर्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो आर में होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी आर में जब पहुंच गया तो ये इंप्लाई करेगा आर इज ट्रांजिटिव, तो आर हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक के लिए भी देखना है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना चाहिए, तब हम कहेंगे रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब यहां पे देखो अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं 2 और 3, दो नंबर ले लेता हूं रियल नंबर्स, तो यहां पे 2,3 आर में होगा, क्यों, क्योंकि 2 हमारा लेस देन होता है 3 से, जो कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट 3,2 डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन इक्वल नहीं होगा 2 के, ना तो लेस देन होगा और ना ही इक्वल होगा। अब यहां पे हमें एक नंबर भी ऐसा मिल जाए कि 2 इसमें बिलोंग कर रहा हो पर उसका इस तरह से इसमें ना बिलोंग करे, यानी सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए आर में नहीं है तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां पे हमने देख लिया एक एग्जांपल लेके कि 2,3 आर में है बट 3,2 आर में नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां पर यही चीजें प्रूफ करनी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो हमने प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस तरह से दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो हमारा रियल नंबर आर पे डिफाइन है और हमें देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइन है तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए, यानी फॉर ऑल लगाए तो इसका हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए को आर में होना चाहिए, तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर एक के लिए भी फेल कर गया ना कि एक अगर हमारा एलिमेंट ए में हो पर ए कॉमा ए आर में ना हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना पड़ेगा अगर आर सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा ए आर में नहीं है तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आर में हो और बी कॉमा सी आर में हो, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, देन ए कॉमा सी भी आर में है, तो आर हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी भी आर में हो, ए कॉमा सी आर में ना हो, तो ये हमारा कंडीशन फेल कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये कंडीशन दे रखी है। अगर हम सेम नंबर की बात करें, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 1/2, तो 1/2 इसका अगर हम क्यूब देखें तो ये आएगा 1/2 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1/8, जो कि हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि 1/2 जो है वो हमारा 1/8 से लेस देन नहीं हो सकता। 1/2 ग्रेटर होता है 1/8 से। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो 1,2 आर में नहीं होगा। अब एक एलिमेंट के लिए फेल कर गया तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए, अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या है, हमने एक नंबर ले लिया 1,2 ले लिया। इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, और 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 1 लेस देन हो जाएगा 8, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 आर में है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, पर हम यहां पे अगर देखें ए है हमारा 1, बी है हमारा 2, और अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा पलट लें, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि 2 जो है वो 1 से लेस देन और इक्वल नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। 1,2 आर में है, 2,1 आर में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं हम अपनी लास्ट कंडीशन यानी ट्रांजिटिव पे। तो यहां पे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर हमें a कॉमा सी को चेक करना पड़ेगा। अब a कॉमा बी आर में है और b कॉमा सी आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इसका मतलब हुआ b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। और इन दोनों कंडीशन से अगर हम देखें तो a लेस देन इक्वल टू b क्या है हमारा, c क्यूब से लेस देन b क्यूब विच इज लेस देन इक्वल टू b की जगह पर हमने रख दिया c क्यूब विच इज इक्वल्स टू क्यूब, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 c की पावर 9। दिस इंप्लाइज दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू c की पावर 9। अब a लेस देन इक्वल टू c की पावर 9 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा c डजंट बिलोंग्स टू r, क्योंकि r में बिलोंग करने के लिए किस तरह की कंडीशन चाहिए, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, यानी क्यूब होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 9, इसका मतलब a कॉमा c r में नहीं होगा। a कॉमा b r में था, b कॉमा c r में था, a कॉमा c r में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट r इज नॉट ट्रांजिटिव, तो यहां पे ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ये इस सेट पे डिफाइन किया गया है, और हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, उससे पहले हमें तीनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव की, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a के हर एक एलिमेंट के लिए a कॉमा a को r में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b r में है तो b कॉमा a को भी r में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r।
अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी को भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी 3 डेफिनेशन हो गई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। रिलेशन हमारा दे रखा है आर इज इक्वल्स टू 1,2, 2,1। रिफ्लेक्सिव में क्या दे रखा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए के हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक के लिए भी फेल कर गया तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो 1 है ना, तो 1 इसमें है, तो 1,1 अगर इसमें नहीं होगा तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ना तो 1,1 है, ना ही 2,2 है, ना ही 3,3 है, तो इसका मतलब आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि हमारा 1,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। दूसरा सिमेट्रिक, अब यहां पे देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि है 1,2 अगर आर में है तो 2,1 भी आर में है, 2,1 आर में है तो 1,2 भी आर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है कि ए कॉमा बी अगर आर में है, बी कॉमा सी आर में है, देन ए कॉमा सी को भी आर में होना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये बी है, ये बी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1,2, 2,1, तो यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, लेकिन 1,1 इसमें नहीं है, तो 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। इसको इस तरह से लिखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पे हम देख सकते हैं आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उन सब बुक्स का कलेक्शन दे रखा है हमारा ए, गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है इस ए पे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये एक्स वाई जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के होंगे और ए हमारा जो है वो बुक्स का कलेक्शन है। तो इसका मतलब एक्स और वाई जो है वो बुक्स होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी ये जो 2 बुक्स हैं इनमें पेज जो हैं वो सेम होंगे। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे पहला होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए अगर आर में है तो ये इंप्लाई करता है आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना पड़ेगा, तब हम कहेंगे आर इज सिमेट्रिक। थर्ड होता है ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में हो देन ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहां पे देखो हमने एलिमेंट लिया है ए में। अब इस ए कॉमा ए को आर में जाने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ये वाली। तो यहां पे हम देख सकते हैं ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहां पे हर एक बुक जो है वो इटसेल्फ में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमने क्या किया, ए कॉमा बी को आर में मान लिया।
तो अगर ए कॉमा बी आर में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी आर में है। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एंड बी लिखा है, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे हमने ए कॉमा बी को आर में लिया, बी कॉमा ए हमें आर में मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। तो यहां पे आर हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी दोनों आर में हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। चूंकि बी कॉमा सी भी आर में है तो ये इंप्लाई करेगा बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए और बी में सेम पेज हैं, बी और सी में सेम पेज हैं, तो इसका मतलब ए और सी में भी सेम पेज होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दिस implies that A comma C belongs to R. This implies that R is transitive. तो यहां पे हमने देखा कि R हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये इंप्लाई करेगा R is an equivalence relation। तो आर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है उसमें जो कंडीशन दे रखी है वो ए और बी का डिफरेंस जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे R जो है ये इसके ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम यही चीज कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हमारा अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या है, इफ A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R। अगर A comma B R में है तो B comma A भी R में होना चाहिए। तीसरा ट्रांजिटिव, if A comma B and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तब हमारी अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई रिलेशन तो वो रिलेशन हमारा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे इवन नंबर प्लस माइनस इवन, अगर दो नंबर इवन नंबर हैं तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा इवन होता है, ठीक है। ऑड नंबर अगर हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो भी इवन होता है। दो अगर ऑड नंबर हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। ये तीन कंडीशन है, ठीक है, इनको हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो R हमारा दे रखा है A कॉमा बी सच दैट मॉड A माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब एक चीज देखो, पहला है रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5,
आर हमारा किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ए कॉमा बी की बात करें तो यहाँ पे ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इवन, ए है ए में, तो ए कॉमा ए इसको आर में लाने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ए माइनस ए को इवन होना पड़ेगा। ए माइनस ए ये क्या आएगा हमारा 0, और 0 हमारा इवन होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव, पहले आता है सिमेट्रिक। तो हम मान लेते हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, अब यहां पे अगर हम अंदर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इज इवन, मॉड लगा है तो इसका मतलब ये माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड बी माइनस ए इज इवन, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हमने देखा कि बी कॉमा ए जो है वो आर में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरी कंडीशन पे, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ए माइनस बी एंड मॉड बी माइनस सी इज इवन। तो यहां पे a माइनस बी और b माइनस बी का मॉड जो है वो इवन है। अब यहां पे देखो मॉड जो लगा है ना, जैसे a माइनस बी है, अगर मैंने एक नंबर ले लिया 2 और यहां पे ले लिया 4, तो 2 माइनस 4 ये क्या आएगा -2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो अब अगर यहां पे हम मॉड हटा दें तो ये आएगा माइनस का 2, चाहे माइनस का 2 हो या प्लस का 2 हो, तो ये हमारा इवन तो नंबर है। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर से मॉड हटा दें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, देखो ये भी इवन है ये भी इवन है, तो इनका जो सम है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इनका सम क्या आएगा, a प्लस, यहां पे b प्लस का है और b माइनस का, b कैंसिल आउट, a माइनस सी, तो यहां पे a माइनस सी ये आ जाएगा इवन। ठीक है, अब यहां पे ये तो हमने दोनों पॉजिटिव ले लिए थे, अगर हम दोनों निगेटिव ले लें यानी a माइनस बी, मॉड हटाएंगे तो एक तो पॉजिटिव आता है एक निगेटिव आता है, अगर हम दोनों निगेटिव ले लें तो माइनस का a माइनस बी माइनस का b माइनस सी इवन। तो यहां से अगर हम देखें तो ये माइनस का e प्लस का b माइनस b प्लस c विच इज इक्वल्स टू इवन, तो ये आ जाएगा b से b कैंसिल आउट, c माइनस a इज इक्वल्स टू इवन। इन दोनों से हम देख सकते हैं मॉड a माइनस सी इज इक्वल्स टू इवन, दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। तो r हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पे हमने R को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। अब इसमें और भी कंडीशन दे रखी है, आगे क्या दे रखा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। अच्छा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,3,5 ये तीनों ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन, दोनों अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, इवन। तो जब यहाँ पे इनका इंटरनल सब्ट्रैक्शन जो है वो इवन आ रहा है तो इसका मतलब ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों नंबर क्या दे रखे हैं, इवन दे रखे हैं, इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन भी इवन ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये ऑड दे रखा है ये इवन दे रखा है,
इवन और ऑड का डिफरेंस जो है वो ऑड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इससे रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमारा इवन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से ओरली देख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसके लिए देख लेते हैं, इस सेट के लिए 1 3 5। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? 1 और 3 का रिलेशन, तो 1 माइनस 3 ये क्या आएगा हमारा? माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू 2, ये इवन है। इसी तरह से हम अगर 1 और 5 को देखें तो ये आएगा माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू 4, ये भी इवन है। इसी तरह से अगर हम 3 और 5 को देखें तो 3 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2, ये भी हमारा इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एलिमेंट्स ऑफ, इस तरह से लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 और 4 के लिए देखें तो यहां पे तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, वो है 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू इवन। तो यहाँ पे ये इवन है, इसका मतलब ये हुआ 2 और 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, यही चीज लिख देंगे हम। अब यहाँ पे ये और ये रिलेट नहीं करेंगे। देखो, एक के लिए फेल कर जाए तो ये हमारे रिलेट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 1 है, तो हमने क्या किया, इसमें से ले लिया 1 1 3 5 और इसमें से ले लिया 2 बिलोंग्स टू 2 4। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, और 1 जो है वो होता है ऑड नंबर। ठीक है। तो जब ये ऑड है तो इसका मतलब ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे। 1 और 2 के लिए फेल कर गया, इसका मतलब ये आपस में रिलेट नहीं करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट नॉट रिलेटेड। ठीक है। तो यहां पे हमने तीनों कंडीशन देख ली, क्वेश्चन समाप्त। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस तरह से दे रखा है? इसमें एक हमें सेट दे रखा है ए। किस तरह से दे रखा है? x बिलोंग्स टू z सच दैट x जो है वो 0 से ग्रेटर है और 12 से लेस है। गिवन बाई, यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हैं इस सेट A पर, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद में हमें दोनों के लिए एक एक सेट फाइंड करना है जो कि 1 से रिलेट करता हो। तो पहले यहाँ पे ये सेट दे रखा है, इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो A दे रखा है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 होगा, 1 2 3, और 12 से लेस देन इक्वल होता है, यानी कि 11 12 को भी इंक्लूड करेंगे और 0 को भी इंक्लूड करेंगे। अब यहां पे इस सेट पे जो हमें रिलेशन डिफाइन कर रखा है, पहला वाला r इज इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इसमें उस तरह के पेयर होंगे जिनका अगर हम सब्ट्रैक्शन लें मॉडुलस के साथ तो वो 4 का मल्टीपल हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे अगर मैं रखूं 4 माइनस 0, इसको अगर मॉड लें तो ये क्या आएगा 4, और 4 जो है वो 4 का मल्टीपल होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, जैसे 12 है, 12 माइनस 4, तो ये हमारा आएगा 8 भी हमारा 4 का मल्टीपल होता है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स है ना, इस तरह के जो पेयर हैं, जैसे इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये 4, 0 ये भी R में होगा, 12, 4 ये भी R में होगा। अब अगर 4, 0 R में है तो हमारा 0, 4 भी R में होगा, क्योंकि इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा 4 का मल्टीपल होगा, 4, 12 भी R में होगा। तो ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जिसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, यानी R जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A कॉमा A बिलोंग्स टू R, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? फॉर
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि आर जो है वो सिमेट्रिक है। तीसरी कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी आर में, तब हम ये चेक करेंगे कि ए कॉमा सी आर में है या नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहां पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? इसमें ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। तो ए कॉमा ए इसमें कब आएगा? जब मॉड ए माइनस ए मल्टीपल हो 4 का। अब देखो, फॉर ए बिलोंग्स टू ए मॉड ए माइनस ए क्या आएगा? 0। और 0 जो है वो मल्टीपल होता है 4 का। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए जो है वो आर में बिलोंग करेगा। अब बी वाली कंडीशन देख लेते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, हम मान लेते हैं ए कॉमा बी जो है वो आर में है। This implies that mod a minus b is multiple of 4। इसका मतलब ये हुआ कि mod a minus b जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। और अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये mod b माइनस a, तो ये हो जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ए माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का तो मॉड बी माइनस ए भी मल्टीपल हो जाएगा 4 का। ये इंप्लाई करेगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। तो यहां से हमारा आर जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाली कंडीशन यानी सी पे। तो सी क्या दे रखा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है देन ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है तो ये इंप्लाई करेगा मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां पे अगर मॉड ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 और ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो बी माइनस बी, अगर मॉड बी माइनस सी जो है वो 4 का मल्टीपल है तो बी माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। और जब ये मल्टीपल है 4 का, ये मल्टीपल है 4 का, तो इनका सम भी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो यहां पे इन दोनों को अगर हम ऐड करें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस सी। तो यहां पे ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो इनका सम भी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली अगर मॉड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो माइनस a माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा, माइनस b माइनस सी 4 का मल्टीपल होगा। और यहां से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस सी, a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, माइनस a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। दिस इंप्लाइज दैट
मॉड ए माइनस सी भी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट मॉड ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा सी जब आर में गया तो इसका मतलब आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब आर जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब यहां पे हम सेकेंड वाला देख लेते हैं पार्ट। ये क्या दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकेंड वाला दे रखा है वो क्या दे रखा है, आर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, इस तरह से लिखेंगे सच दैट ए इज इक्वल टू बी, जहां पे ए और बी हमारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जो सेट ए दे रखा है इसी तरह से दे रखा है हमारा। ठीक है, तो अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेम चीज करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, यहां पे वही चीज कि ए कॉमा ए जो है वो आर में होना चाहिए। तो यहां पे मान लेते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब अगर ए हमारा ए है तो हर नंबर खुद के मल्टीपल होता है, ए इज इक्वल टू ए। अगर ए इक्वल टू ए है, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा ए आर में आ गया, इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। बी वाली कंडीशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी अगर आर में है तो ये इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल टू बी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी आर में था तो हमने प्रूफ कर दिया कि बी कॉमा ए भी आर में है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब आर हमारा सिमेट्रिक होगा। सी वाला देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब यहां पे हम इसी चीज को देख लेते हैं। तो यहां पे लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। क्योंकि अगर ए कॉमा बी आर में है तो कंडीशन हमें दे रखी है कि आर में जो एलिमेंट होंगे वो ए इज इक्वल टू बी टाइप के होंगे। तो वही चीज हमने यहां पे लिखी, ए इज इक्वल टू बी। बी कॉमा सी अगर आर में है तो बी इज इक्वल टू सी। अब यहां पे ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब R जो है वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। उसके साथ एक और कंडीशन हमसे पूछी थी, एक और क्वेश्चन था इसमें, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यानी दोनों केस में हमें ऐसा सेट फाइंड करना है जो वन से रिलेट करता हो। अब एक चीज देखो,
अगर मैं इसके लिए बताऊं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो यहां पे सेट हमारा किस तरह से आएगा, यहां पे हम मान लेते हैं A1, तो यहां पे सेट किस तरह के आएंगे, ऐसे नंबर जिनको अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4 के मल्टीपल हो जाएं। तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो होगा 5, क्योंकि अगर हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीपल होगा 4 का। उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा हमारा 9, 9 में से 1 गया 8, 8 होगा मल्टीपल हमारा 4 का। उसके बाद में जो होगा वो हमारा होगा 13, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, 12 हमारा 4 का मल्टीपल है, लेकिन 13 हमारा सेट में ही नहीं है ना, तो इसका मतलब 13 तो हम रखेंगे नहीं। एक और चीज है, जैसे कि 1 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो 0 आएगा, और 0 भी जो है वो हमारा मल्टीपल होता है 4 का, तो इसका मतलब 1 भी होगा। तो ये हो गया हमारा सेट A1। इसके लिए क्या होगा, A2 मान लेते हैं। तो 1 से रिलेट करने वाला कौन सा होगा, जो 1 के इक्वल हो, तो 1 के इक्वल सिर्फ 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसमें सिंगलटन 1 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नंबर 10 क्या दे रखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, यहां पे हमें ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके हमें एग्जाम्पल्स देने। तो पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी हमें एक ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक तो हो पर ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला वाला पार्ट, तो यहां पे एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू 1,2, 2,1। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू R। ये हमारी हो गई सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अब यहां पे देखो A, B R में है, इसका उल्टा भी R में होना चाहिए, यानी B, A भी R में होना चाहिए। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 1, 2 R में है, 2, 1 भी R में, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A हमारा कोई सेट होगा जिसपे रिलेशन डिफाइन होगा, A, A बिलोंग्स टू R, A, A R में होना चाहिए, यानी सेल्फ रिलेट होना चाहिए। यहां पे अगर हम देखें तो अगर 1, 1 इसमें होता और 2, 2 इसमें होता तो हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते थे, लेकिन यहां पे ना तो 1, 1 है और ना ही 2, 2 है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R देन A, C बिलोंग्स टू R, यानी A, B अगर R में है, B, C R में है, तो A, C R में होना चाहिए। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये B और ये B सेम है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये सेकंड वाला और इसमें ये फर्स्ट वाला ये सेम होना चाहिए, तो हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। और अगर ये रिलेट हो गए तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर रिलेट नहीं हुए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहां पे अगर हम देखें तो 1, 2 है, 2, 1 है, ये सेम है, इनको हटाएं अगर हम तो 1, 1 बचेगा, और 1, 1 R में नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है ये हमारा हो गया सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सेकंड वाला दे रखा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अच्छा, इसके लिए हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू A, B सच दैट A ग्रेटर देन B। यहां पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है कि A, B R में होना चाहिए, B, C R में होना चाहिए। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, B लेस देन A, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें तो यहां पे A, B लेट A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे A, B और B, C को हमने R में ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे A ग्रेटर देन B होगा, B ग्रेटर देन C होगा।
अब अगर हम इन दोनों को देखें, जैसे कोई नंबर है 5 और 5 हमारा ग्रेटर है 4 से और 4 हमारा ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ पे 2 जो है वो, यहाँ पे जो 5 जो है वो 2 से अपने आप ग्रेटर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A ग्रेटर है B से, B ग्रेटर है C से, तो ये इंप्लाई करेगा A ग्रेटर देन C। ठीक है, अब A ग्रेटर देन C हो गया, ये कंडीशन आ गई, और इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे R में होंगे, तो ये इंप्लाई करेगा A कॉमा C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ये वाली कंडीशन। अब अगर हम यहाँ पे 1 रखना चाहें तो 1 कॉमा 1 R में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन दे रखी है A ग्रेटर देन B, तो 1 जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इक्वल होता है, ग्रेटर तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कोई भी नंबर खुद से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये वाली है, सिमेट्रिक के लिए ये वाली है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर A कॉमा B R में है तो B कॉमा A भी R में होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि अगर 2 कॉमा 4 R में बिलोंग कर रहा है तो 4 कॉमा 2 को भी R में होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो अगर 2 कॉमा 4 R में है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर लेते हैं 4 कॉमा 2, तो यहाँ पे 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये करेक्ट है। लेकिन 2 जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है तो जो दूसरा वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके लिए हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं नया सा, A कॉमा B सच दैट A इज ब्लड रिलेटेड टू B। यहां पे A कॉमा B हमने इस तरह से लिया कि A जो है B से ब्लड रिलेटेड है। अब अगर इस रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा क्योंकि हर इंसान खुद से ब्लड रिलेटेड होता है। सिमेट्रिक भी हो जाएगा क्योंकि अगर A का ब्लड रिलेशन B के साथ है तो B का ब्लड रिलेशन A के साथ होगा। जैसे अगर A B का ब्रदर है तो B A का ब्रदर होगा, A अगर B का सिस्टर है तो B जो है वो A का ब्रदर होगा, लेकिन ब्लड रिलेटेड तो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये है A जो है वो मदर है और B जो है वो सन है, तो मदर का सन के साथ ब्लड रिलेशन होता है और सन का जो है वो फादर के साथ ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन मदर का फादर के साथ ब्लड रिलेशन हो ये जरूरी तो नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन तो हैं पर ये तीसरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे ये थर्ड वाले का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, पर सिमेट्रिक ना हो। तो यहाँ पे फोर्थ वाले के लिए हम क्या ले लेते हैं, R इज इक्वल टू, इसी तरह का ले लेते हैं पर इसमें क्या करेंगे, इक्वेलिटी बढ़ा देते हैं, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, इस तरह का ले लेते हैं। अब यहां पे जब इक्वेलिटी आ गई तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि यहां पे इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल, या ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो यहां पे A कॉमा A R में होगा क्योंकि A जो है वो इक्वल होता है A के। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव जैसे कि ये हो गया ऐसे ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, इक्वलिटी के लिए तो हमेशा होल्ड करेगा और अगर इक्वल नहीं है तो इसको देख के हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। उसके बाद में आती है तीसरी कंडीशन और वो है सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि जैसा कि हमने ये एग्जांपल लिया था कि 4,2 तो इसमें है,
लेकिन 2,4 इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये 4,2 आर में है, लेकिन 2,4 जो है वो आर में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ वाले एग्जाम्पल पे। तो फिफ्थ वाले के लिए जो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वो क्या करते हैं, एक हम सेट लेते हैं A1,2। ठीक है, अब यहां पे भी हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, इसके जैसा रिलेशन है पर इसमें हम एक कंडीशन और बढ़ा देंगे, 1,2, 2,1, 1,1। ठीक है, अब यहां पे ये सिमेट्रिक तो होगा क्योंकि 1,2 इसमें है, 2,1 भी इसमें है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव होगा क्योंकि 1,2 है, 2,1 है, और अगर इन दोनों को हटा दें तो 1,1 भी इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1,1 तो है लेकिन 2,2 नहीं है। होना क्या चाहिए, जितने भी ए में एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन आर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 1,2 हमने सेट लिया है तो इसमें 1,1 और 2,2 दोनों होने चाहिए थे। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होते तो 1,1, 2,2, 3,3 ये तीनों होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फॉर ऑल, यानी हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2,2 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये हमारा लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई। कोई प्लेन है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो दे रखा है ए, और उस पर रिलेशन डिफाइन किया गया आर पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे कह रहा है इस पे ये जो रिलेशन है, जैसे अगर ये प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट ये P है और ये पॉइंट जो है हम मान लेते हैं Q है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ओरिजिन, ये हो गई OP और ये हो गया OQ। तो ये कह रहा है कि इसमें R में जो है किस तरह के एलिमेंट्स हैं, किस तरह के पॉइंट्स हैं, जिसमें OP, अगर इसको हम O मान लें, OP इज इक्वल टू OQ। ये बेसिकली हमसे कह रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन R है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और आगे दे रखा है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। तो यहाँ पे इसको हम बाद में देखेंगे, पहले यहां तक इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहां पे जो हमारा R दे रखा है P, Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। इस पूरी लैंग्वेज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू OQ, और जहां पे O जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, अब यहां पे हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, पहली कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A कॉमा A बिलोंग्स टू R। A के हर एक एलिमेंट के लिए A कॉमा A R में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। अगर A कॉमा B R में है तो B कॉमा A को भी R में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट A कॉमा C बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिटिव। तो यहां पे हम पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव से। तो यहां पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं P बिलोंग्स टू A। तो यहां पे OP जो है वो OP के इक्वल होगा क्योंकि हर लाइन खुद के इक्वल होती है। दिस इंप्लाइज दैट P कॉमा P
बिलोंग्स टू आर और P कॉमा P आर में हुआ, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू आर। अगर P कॉमा Q आर में है, दिस इंप्लाइज दैट OP इज इक्वल टू OQ। OP अगर OQ के इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP, और ये इंप्लाई करेगा Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब R हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हो गई हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन, ये हो गई थी हमारी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, यहां पे लेट ए कॉमा नहीं P कॉमा Q मान लेते हैं, R में है, एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब यहाँ पे PQ और QR जो है वो हमने मान लिया कि R में है। दिस इंप्लाइज दैट OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR। यहाँ पे OP जो है वो OQ के इक्वल है और OQ जो है वो OR के इक्वल है। ये इंप्लाई करेगा OP इज इक्वल टू OR, और अगर OP जो है वो OR के इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट P कॉमा R बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव की कंडीशन यही होती थी कि अगर A कॉमा B R में, B कॉमा C R में, तो A कॉमा C R में होना चाहिए। यानी क्या करते हैं, B वाले को हटा देते हैं, इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने P कॉमा Q और Q कॉमा R जो है वो R में ले लिया। यहाँ पे Q को हटा देंगे तो P कॉमा R अगर R में आ जाएगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा R इज ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा तो ये इंप्लाई करेगा R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। ओरिजिन एज सेंटर यानी ओरिजिन को सेंटर मान लिया। ओरिजिन क्या है हमारा 0,0। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं x, y, और जो Q है वो हमारा रिलेटेड है, रिलेटेड टू P। ठीक है, यानी रिलेटेड टू P का मतलब OP जो है वो OQ के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां पे हम ले लेते हैं एक सर्कल, रफली ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये एक पॉइंट है, ओरिजिन इसको हमने मान लिया, ये हमारा एक पॉइंट है जिसको हमने Q मान लिया, और ये है x, y। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है R। ठीक है, इसको हम लोग R कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है यानी OQ जो है वो हो जाएगा R। और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन क्या दे रखा है O 0,0 और Q दे रखा है x, y। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू R। यहां पे ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एक इक्वेशन, और ये हमारी किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल मिल गया, तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमें चाहिए था। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है,
so that the relation are defined in the set A of all triangles as R is equals to T1, T2 such that T1 is similar to T2। तो यहाँ पे A जो है वो हमारा क्या दे रखा है, ऑल ट्राइंगल्स का कलेक्शन, और इसके ऊपर हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया R, वो किस तरह से है, T1, T2, जहां पर T1 और T2 जो है वो सिमिलर हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब उनके मल्टीपल में हो, और इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे का एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए भी आर में है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए कॉमा सी यानी देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये दोनों आर में हैं तो यहां पे अगर हम बी को हटा दें तो ए और सी बचेगा, ए और सी जो है ये भी आर में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे, तो हम कहेंगे आर जो है वो हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हमें चेक करनी होती हैं। तो यहां पे पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। यहां पे T1 और T2 और T3 ये तीन एलिमेंट हैं हमारे सेट ए में, ये तीनों क्या हैं, ट्राइंगल हैं। अब यहां पे पहली कंडीशन यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं टी ए में, दिस इंप्लाइज दैट टी इज सिमिलर टू टी। हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि टी कॉमा टी बिलोंग्स टू आर, तो टी कॉमा टी आर में हो गया, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर, सिमिलर का हम इस तरह से साइन बना सकते हैं, सिमिलर टू T2। अब अगर T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, दिस इंप्लाइज दैट T2 इज सिमिलर टू T1, दिस इंप्लाइज दैट T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। तो यहां पे T2 जो है T2 कॉमा T1 भी R में हो गया, दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, तो हमें T1 और T3 को R में दिखाना है। अब देखो T1 T2 R में है, तो दिस इंप्लाइज दैट T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 कॉमा T3 अगर R में है तो दिस इंप्लाइज दैट T2 सिमिलर टू T3, दिस इंप्लाइज दैट T1 सिमिलर टू T2 और T2 जो है वो सिमिलर है T3 के, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3, और T1 अगर T3 के सिमिलर हो गया, दिस इंप्लाइज दैट T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। तो अगर हमारा T1 T3 R में पहुंच गया तो R हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट
R is an equivalence रिलेशन, तो R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब यहां पे आगे कुछ दे रखा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 विद साइड्स 5, 12, 13, T3 विद साइड 6, 8, 10, विच ट्राइंगल एमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन ट्राइंगल्स जो है वो रिलेटेड होंगे। रिलेटेड का मतलब यानी T1 और T2 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, सिमिलर का, यानी कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। और सिमिलर के लिए क्या होता है, उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब इनका और इनका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, ये 5 है, 3/5 इज इक्वल टू 4/12। लेकिन यहां पे अगर हम देख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 1/3 है, 3/5 है, इक्वल तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि T1 और T2 सिमिलर नहीं होंगे। T1 और T3 की अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 ये है 3, ये है 6, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। यहां पे अगर हम देखें तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यानी ये सारे जो हैं वो 1/2 के इक्वल हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब ये हुआ T1 एंड T2 आर रिलेटेड। तो इसका मतलब T1 और T3, सॉरी T3 है, T1 और T3 जो है वो रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ये जो सेट ए है ये हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। इसके ऊपर हमें एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है, जहां पर P1 P2 हमारे पॉलीगन हैं, और किस तरह से कंडीशन दे रखी है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है जो लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर बनता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। जैसे सबसे जो छोटा पॉलीगन होता है वो होता है हमारा ट्राइएंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट से सबसे छोटा जो क्लोज्ड फिगर बनेगा वो होता है ट्राइएंगल। इस तरह से ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद में ये हमारे जिसमें 5 साइड होती हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग पेंटागन। और इस तरह से जिसमें 6 साइड होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। इस तरह से हमारी जो है साइड्स होती हैं, ये सारे जो हैं वो पॉलीगन्स हैं, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि आर जो है इसमें किस तरह के पॉलीगन्स होंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हों। जैसे कि अगर हमने ट्राइंगल लिया है तो इसमें सारे ट्राइंगल होंगे। अगर हमने ये ले रखा है क्वाड्रिलेटरल तो इसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। अगर हमने पेंटागन ले रखा है तो इसमें पेंटागन्स होंगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने P1 जो है वो ट्राइंगल लिया और P2 हम क्वाड्रिलेटरल ले लें तो वो आपस में रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा रिलेशन दे रखा है, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पे देखते हैं सॉल्यूशन। अब यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये होती है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। अब यहां पे ए में क्या है, पॉलीगन्स है, तो हम मान लेते हैं लेट P बिलोंग्स टू ए। हमने कोई एक P एलिमेंट ले लिया ए में। अब यहां पे P जो है, P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P और P में क्योंकि ये एक ही जैसा शेप है तो इसका मतलब इसमें साइड्स जो हैं वो सेम होंगी, नंबर ऑफ साइड सेम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ P कॉमा P बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव।
दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना चाहिए, तब हमारा सिमेट्रिक होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू आर। अगर हमने P1 P2 को R में लिया है तो ये इंप्लाई करेगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। दिस इंप्लाइज दैट P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम चीज ये हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहां पे ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट दे रखा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी अगर आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अब यहां पे हम ले लेते हैं लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू आर, P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू आर। तो ये इंप्लाई करेगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। P2 कॉमा P3 R में है तो ये इंप्लाई करेगा P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये इंप्लाई करेगा, अब देखो यहां पे P1 एंड P2 इन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसका मतलब P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। एग्जांपल के लिए जैसे अगर हमने P1 ले रखा है ट्राइंगल, ठीक है, तो इसका मतलब P2 भी एक ट्राइंगल होगा, तभी ना सेम नंबर ऑफ लाइंस होंगी। और अगर P2 हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहां पे भी ट्राइंगल ही होगा, तो P3 भी हमारा ट्राइंगल होगा। तो यहां पे P1 अगर ट्राइंगल है तो P2 ट्राइंगल है, और P2 ट्राइंगल है तो P3 भी ट्राइंगल है। तो इसका मतलब P1 और P3 दोनों क्या हो गए? ट्राइंगल हो गए। सिमिलरली अगर हमने ये क्वाड्रिलेटरल लिया तो P2 भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, P3 भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो P1 और P3 जो है रिलेट कर जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दिस इंप्लाइज दैट R is an equivalence relation। क्योंकि अगर P1 और P1 एंड P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, दिस इंप्लाइज दैट P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। और R अगर हमारा ट्रांजिटिव हो गया तो ये हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसी को हम बोलते हैं कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब आते हैं आगे वाले पार्ट पे। तो आगे वाला पार्ट क्या दे रखा है? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। अब यहां पे जो हमें पॉलीगन दे रखा है वो एक दे रखा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल की साइड भी दे रखी है 3, 4, 5, जो कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा अगर रिलेट करना है इससे हमें किसी को, तो वो क्या होगा? वो एक ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि रिलेशन जो दे रखा है वो P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर ट्राइंगल है तो इसमें कितनी साइड हैं? 3 साइड हैं। तो जो भी शेप इससे रिलेट करेगा वो क्या होगा? वो एक ट्राइंगल ही होगा। तो इसका मतलब इसका जो सेट आएगा ए, वो आएगा जो इससे रिलेट करता हो, वो होगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो वो हमारा
ट्राइंगल्स का कलेक्शन होगा। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन in L defined as R is equals to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L1 सॉरी L1 is parallel to L2। तो यहां पे हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है कि L जो है वो कलेक्शन है लाइंस का, ठीक है, और रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है इस सेट पे वो किस तरह से दे रखा है? L1 कॉमा L2, जहां पर L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, यानी अगर ये L1 है तो दूसरी लाइन जो है वो सेम इसके पैरेलल होगी L2, तब जो है ये दोनों हमारी एक दूसरे से रिलेट करेंगी। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पे हमें प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे भी दे रखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो हमें वो लाइंस भी देखनी है, उन लाइंस का भी कलेक्शन निकालना है जो इसके पैरेलल हो, क्योंकि रिलेट का मतलब होगा पैरेलल, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A कॉमा A बिलोंग्स टू R, A के हर एक एलिमेंट के लिए A कॉमा A को R में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब देखो यहां पे लेट L बिलोंग्स टू A, यहां पे जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस। तो हमने इसको मान लिया A, इसमें हमारी सारी लाइंस हैं, तो हमने एक लाइन ले ली L। अब यहां पे L जो है L इज पैरेलल टू L, तो हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L कॉमा L जो है वो बिलोंग करेगा R में। दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। अगर A कॉमा B R में है तो B कॉमा A को भी R में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। तो L1 और L2 हमारे क्या है? हमने ले लिया R में, तो ये इंप्लाई करेगा L1 इज पैरेलल टू L2। और अगर L1 पैरेलल है L2 के, जैसे ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। दिस इंप्लाइज दैट L2 पैरेलल टू L1। दिस इंप्लाइज दैट L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। तो यहां पे ये इंप्लाई करेगा R इज सिमेट्रिक। तो यहां पे R हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो यहां पे कह रहा है कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी आर में बिलोंग करता है, तो ए सी जो है वो आर में होना चाहिए। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। अब अगर L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 क्या होगी? जैसे यहाँ पे देखो एक लाइन ये है, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब ये और ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो L1 जो है वो पैरेलल होगा L3 के। दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब R हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा।
और आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये इंप्लाई करेगा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब आगे कुछ दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 2x प्लस 4। तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वही लाइन इससे रिलेट करेंगी। तो इसके पैरेलल कौन सा सेट होगा? अगर मैं एक सेट ले लेता हूं ए, इसको नया नाम दे देते हैं, ए प्राइम नाम दे देते हैं। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? y इज इक्वल टू 2x प्लस c, c सच दैट c बिलोंग्स टू r। तो यहां पे ये जो है ना, इसके जो पैरेलल लाइन होगी वो कौन सी होगी? जिसका y का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, x का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, और कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर वो डिफरेंट है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों लाइन हमारी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। या फिर ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दोनों का स्लोप जो है वो अगर सेम है तो लाइन पैरेलल होंगी। तो यहां पे जो टोटल पैरेलल लाइन इसके होंगी वो यही होंगी। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू दिस, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तरीका देखो। यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही 3 चीजें पूछी गई हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन को गौर से देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तब हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट हैं? अगर हम ए इसको मान लें तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसका मतलब आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि जहां पे नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा हो, जैसे यहाँ पे पहले हम रिफ्लेक्सिव लिखा, इसमें नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। तो दूसरी कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए को भी आर में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो 1 कॉमा 2 तो आर में है, लेकिन 2 कॉमा 1 इसमें नहीं दिख रहा है। देखो कहीं भी 2 कॉमा 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पे कह रहा है कि अगर 1 a कॉमा बी जो है वो आर में होना चाहिए तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, लेकिन यहां पे हमें 1 कॉमा 2 तो आर में दिख रहा है, लेकिन इसका उल्टा 2 कॉमा 1 आर में नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जब ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो इसमें जिसमें सिमेट्रिक होता है उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें बोल रहा है सिमेट्रिक है तो इसको काट दो, यहाँ पे बोल रहा है नॉट सिमेट्रिक तो इसको नहीं काटेंगे। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो इसमें भी सिमेट्रिक के लिए यस आ रहा है तो इसको भी हम लोग काट देंगे। तो जहां जहां सिमेट्रिक यस लिखा है, यस का मतलब जहां जहां कह रहा है कि सिमेट्रिक होगा उसको हम लोग काट देंगे। तो अब हमने देखो 3 ऑप्शन काट दिए, 3 ऑप्शन काट दिए, तो यहाँ पे हमारा टाइम बच गया क्योंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। इस तरह से करने में आसानी ये हो जाती है कि अब हम इसको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और वो हमें मिल गया। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट नेचुरल नंबर एन गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2, जहां पे बी जो है वो ग्रेटर है 6 से चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से रिलेशन दे रखा है और ये किस पे डिफाइन है? नेचुरल नंबर्स पे।
हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू आर। अब एक चीज देखो, यहाँ पे बी जो है वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बी हमारा क्या दे रखा है 4, 4 हमारा 6 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाला देखो ये 8 है, ठीक है 8 है और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है a इज इक्वल्स टू बी माइनस टू, यानी b में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो a मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 लिख रखा है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं होगा। 8 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये करेक्ट होगा। और चूंकि हमें करेक्ट मिल गया लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 7 है, 7 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 8 दे रखा है तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 6,8। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।